अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद एंड सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक बीमारी की वजह से कुछ दिन मैं आप लोगों के साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोटिवेशन से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने लर्निंग जर्नी को आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ओवरसोल्ड स्टॉक्स। कि वो स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड होते हैं वो क्या हैं, क्या कहलाते हैं, किस तरीके से उनको पहचाना जाता है और उनसे हमें एज एन इन्वेस्टर या एज अ स्विंग ट्रेडर पर्टिकुलरली किस तरीके का फ़ायदा हासिल होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि किसी स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर गई हो, इतनी कि उसकी असल जो वैल्यू है उससे भी कम हो जाए, या ये इस बात के लिए आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करवाता है कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ रिएक्शन दिखा रहे हैं इस स्टॉक को बेचने की तरफ, और अब मार्केट में जो है वापस आने के चांसेस मौजूद हैं। जब भी कोई स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा बिक जाता है, तो अब उसने ऑब्वियसली अपनी ओरिजिनल वैल्यू के पास वापस आना होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसके साथ साथ ये जो सेलिंग प्रेशर था ये हद से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ। लेकिन अब इसने ओवरसोल्ड जोन से वापस रिबाउंड करना है, और रिबाउंड करने के लिए अब क्या करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं फिर वैसे स्टॉक्स को बाय करते हैं, और जब वो सेलिंग प्रेशर डाउन होता है तो अल्टीमेटली जब स्टॉक जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू की तरफ आता है तो फिर वहाँ से आप बेनिफिट हासिल करते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है उनमें एक है RSI, जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। ये बताता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ और स्पीड के हवाले से। इसी तरह से जो स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर है ये चेक करता है कि जो क्लोजिंग प्राइस की अपने हाई और लो की रेंज है उसके मुकाबले में कहाँ पे ये स्टैंड आउट कर रहा है। इसी तरीके से जो मूविंग एवरेज है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज या 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, ये स्टॉक की एवरेज लॉन्ग टाइम का जो ट्रेंड है उसको बताता है। इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम, स्पाइक्स या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को भी एनालाइज करें साथ में, तो आप सिग्नल के स्ट्रॉन्ग या उसके वीक होने के पैटर्न को एनालाइज कर पाते हैं। अब हम इसको ना वन बाय वन जो है एनालाइज करते हैं, RSI को करते हैं, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को। जो RSI है एक नंबर है, बेसिकली ये 0 से 100 के दरमियान का एक नंबर है। अगर RSI 30 से नीचे चला जाए तो स्टॉक ओवरसोल्ड कंसिडर किया जाता है, यानी सेलर्स ने ज़्यादा बेचा है और अब बायर्स आने वाले हैं। अगर RSI 70 से ऊपर हो जाता है तो इसको ओवरबॉट समझा जाता है, यानी कि अब सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके थ्रू जो है स्विंग ट्रेडर्स इसको एज एन इंडिकेटर मानकर इसके साथ जो है वो अपनी जो स्टॉक्स की बाइंग होती है, अपनी जो ट्रेड होती है उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी शेयर को देखा और उसका जो RSI है वो 25 है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड का सिग्नल है। जहाँ से रिबाउंड करने का जो ऑप्शन है, वो बाउंस पॉसिबल है, वो नज़र आ रहा होता है। इस वजह से फिर लोग उसकी तरफ उस स्टॉक की तरफ उस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। अब अगर हम इसकी एक मिसाल के तौर पे देखें, तो मिसाल के तौर पर अगर आप फॉर एग्जांपल कह लें कि एक स्टॉक है जिसका RSI 27 है, ठीक है, तो इसका प्राइस जो है वो गिर रही है, यानी ये ओवरसोल्ड है। इसी तरह से अगर किसी की 50 है तो मतलब कि वो न्यूट्रल जोन में है। अगर किसी का 68 है यानी कि वो बहुत ओवरबॉट हो गया। इसका मतलब
ये है कि जो RSI 30 से नीचे गिरता है तो स्टॉक रिलेटिवली चीप हो जाता है और बाइंग का जो मौका है वो मिल जाता है। सो इस तरीके से जो है एंट्री और एग्जिट जो है वो प्लान किए जा सकते हैं। अगर इसके मुकाबले में हम SO की बात करें तो ये इंडिकेटर जो है वो हमें स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को उसके रीसेंट हाई और लो के मुकाबले में दिखाता है। अगर वैल्यू 20 से नीचे हो तो ओवरसोल्ड, और अगर ये 80 से ऊपर है तो इसका मतलब है ओवरबॉट माना जाएगा। जब आपका जो स्टोकेस्टिक 20 से नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अपने लोएस्ट रेंज के क्लोज के करीब है, यानी सेलर्स का जो प्रेशर है वो ख़त्म होने वाला है और बायर्स जो है वो वापस आने वाले हैं, तो फिर जो है इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम ये कैसे एनालाइज करते हैं वो हम चीज़ें आगे चल के इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में देखते जाएंगे, क्योंकि एक साथ इन तमाम चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता था। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये वर्क कैसे करती हैं ताकि इनकी इंपॉर्टेंस का, इनकी बिहेवियर्स का अंदाज़ा हमें, और फिर हम इनको कवर करते जाएंगे। अब अगर हम देखें कि मूविंग एवरेज, तो इसके हवाले से हम ऑलरेडी पहले एक वीडियो को कवर कर चुके हैं। अगर किसी स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो अपने 50 डे या 200 डे के जो मूविंग एवरेज से बहुत नीचे चली जाए तो वो ओवरसोल्ड कंडीशन का सिग्नल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो ₹100 है और स्टॉक जो है वो ₹85 पर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 15% जो है वो नीचे है और ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। मार्केट अक्सर जो है अपनी एवरेज पर वापस आना चाहती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर हम इन चीज़ों को समराइज़ करते वक्त एक बात कहूँ तो ये होगा कि जब मार्केट ने अपनी एवरेज पर वापस आना है तो इस प्रोसेस को आप जो है वो मीन रिवर्जन कहते हैं, और इसके दौरान में जो बेनिफिट हासिल किया जाता है वो स्विंग ट्रेडर्स आप यहाँ पर अपना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जो है ना सेकेंडरी कंफर्मेशन कौन सी चीज़ें दे रही होती हैं, तो वो आप उसमें से एक है जैसे कि वॉल्यूम का कंफर्मेशन। ओवरसोल्ड सिग्नल तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब सिग्नल जो वॉल्यूम है वो इस बात की जो है ना कहते हैं एक किस्म की तस्दीक कर देता है। अगर जो है कह लें कि जो लॉसेस हो रहे हैं के दौरान वॉल्यूम यानी कि जो स्टॉक की जो वैल्यू है अगर वो डाउन जा रही है, सो उसके दौरान में अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जो RSI है वो 30 के करीब नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि बायर्स वापस आ रहे हैं। और अगर ये जो है ना आप एक स्मार्ट मनी का सिग्नल कंसीडर करते हैं, यानी बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाइंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने वॉल्यूम को, RSI को और ये जो आपका SO, इन तमाम चीज़ों को जो है ना कोऑर्डिनेट करके फिर आप अपनी जो स्विंग ट्रेड होती है उसको आप प्लान करें। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात की जाए यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक ABC एक इंडिकेटर, इन इंडिकेटर्स के राउंड पे अगर हम देखें तो RSI अगर 26 है यानी ओवरसोल्ड है, और जो स्टोकेस्टिक है अगर वो 18 है तो मीन्स के आपका जो 18 के ऊपर ओवरसोल्ड कंसिडर होगा। प्राइस आपकी जो 200 डे की मूविंग एवरेज है वो 15% नीचे है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है वो बॉटम के करीब है और यहाँ से शॉर्ट टर्म रिकवरी आएगी। सो यहाँ पर इन चीज़ों को, इन इंडिकेटर्स को देखकर, इन 4-5 इंडिकेटर्स को देखकर आप ये एनालाइज करते हैं कि आपके स्टॉक्स जिन्होंने जो अगर ओवरसोल्ड हो चुके हैं वो कब रिकवर करने वाले हैं और वो कितना रिकवर करेंगे, वो आपको यहाँ से आप प्लान करते हैं। इसमें अब एंट्री किस तरीके से प्लान की जाती है, सबसे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप RSI को देखेंगे, आप स्टोकेस्टिक को देखेंगे, प्राइस को, जो मूविंग एवरेज की प्राइस है आप उसको देखेंगे। देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और बुलिश कैंडल बन रही है या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। एक ही बार में जो फुल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए ऐसे मौके पर, आपको इसमें ग्रेजुअल एंट्रीज लेनी होती हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपको रिसेंट लो के नीचे जो है ना उसको आप सेट कर सकते हैं, और इसी तरह से जब RSI 50 से 60 क्रॉस करेगा तो टारगेट मिल जाएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरसोल्ड से रिकवरी टाइम लेते रहेंगे, और इसलिए इस तरह से इसमें अपने पेशेंस को और डिसिप्लिन दोनों चीज़ों को ज़रूर मेंटेन करके चलना है। अब इसमें हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की भी बात कर लेते हैं कि वो क्या आ जाती हैं। आपने सिर्फ जो है ना वो RSI को देखकर ख़रीद लेना नहीं है, आपने वॉल्यूम या पैटर्न को ज़रूर चेक करना है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको इग्नोर नहीं करनी। कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, ये तमाम चीज़ें हम क्योंकि एक सीरीज़ में चलते आए हमेशा, तो ये बात मैं हमेशा कही है आपको कि आपने फंडामेंटल कंपनीज़ की तरफ इन्वेस्टमेंट रखनी है अपनी, वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। और फंडामेंटल कंपनीज़ आपको कैसे पता चलती हैं, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलती हैं। उनके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट कवर किया आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि आप उनको कैसे पढ़ते हैं, उनसे रेलिवेंट आप रेशोज़ कैसे निकालते हैं, उन रेशोज़ से आपको अंदाज़ा कैसे होता है कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और अब आपको जब एक बार कंफर्म है कि कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, तो अब उनके अंदर आपने अपनी जब ट्रेड्स
उसको प्लान करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब इसमें आपने कंपनी, अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो और आप उसके स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है वो मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए वीक भी रह सकती है। सो आपके जो पैसे हैं वो वहाँ पर फंस सकते हैं या फिर आपको लॉस में जो है उस ट्रेड को से एग्जिट करना पड़ता है। और इसी तरह से जो आप एवरेजिंग जो है उसको आपने कंफर्मेशन के बगैर जो है ना बहुत ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करनी। अगर एक स्टॉक बार बार नीचे जा रहा है, इट डजेंट मीन कि आप वहाँ पे एवरेजिंग करें। फिर वहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, उसको मॉनिटर करें, उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें और वहाँ से एग्जिट करना है तो फिर करें और किसी और स्टॉक के अंदर फिर आप एंट्री ले सकते हैं। तो और ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो अल्टीमेटली रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो फिर नुकसान जो है उनको ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर हम इस तमाम वीडियो को आज की इसकी एक चेकलिस्ट आपके लिए पेश करें तो वो ये है कि जो RSI है वो 30 से अगर नीचे हो, स्टोकेस्टिक 20 से नीचे हो, प्राइस आपकी जो है वो 50 डे की और 200 की जो है वो 10 से 20% नीचे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो और बुलिश कैंडल पैटर्न्स दिखाई दे रही हूँ आपको, तो ये वो 3 से 4 चीज़ें जो एक साथ मिल जाती हैं और ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और फिर आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और आपके लिए चीज़ रख दूँ कि जो लोग स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं वो किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को। वो इन चीज़ों के अलावा वो बेसिकली जो स्पॉट जोन्स हो गए और रेजिस्टेंस जोन्स हो गए वो स्पॉट के करीब खरीदते हैं और रेजिस्टेंस के करीब जो है उसको बेचते हैं और इसको हम स्विंग ट्रेड कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते वक्त आप अपनी जो आप स्टॉक्स की आपकी इन्वेस्टमेंट है उस को प्लान कर सकते हैं और आप अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके हवाले से ये है कि जैसे हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे होते हैं, मैं खुद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही ज़्यादा पुश करती हूँ, क्योंकि देखें इसका एक फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी अच्छी नहीं हो रही होती हैं, और आप उस टाइम पर अगर स्विंग ट्रेड में आपने किसी गलत ट्रेड लेकर रखी हुई है तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या किसी चीज़ में आप फेस करें किसी चीज़ को, तो फिर उस टाइम पर आप क्या करेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको इस बात की टेंशन नहीं होती है कि मेरी मनी जो है वो पीछे जो है वो किस तरह की सिनेरियो से गुजर रही होगी। वो मनी बिल्कुल अपने हिसाब से सेफ होती है। और जब आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की हो, पिछला पूरा वीक जो था तकरीबन इसमें मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया था अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से मार्केट को, लेकिन जब मैंने अब देखा उन चीज़ों को तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी गई थी कि पिछला वीक जो है वो नेगेटिव में क्लोज हो सकता है, और वो स्टार्टिंग अच्छी थी लेकिन एंडिंग जो थी वो जाते जाते क्लोजिंग जो थी वो नेगेटिव की तरफ ही रही है। तो नेगेटिव जो था ये भी बुरा नहीं होता। अल्टीमेटली आपने देखना होता है कि आपने जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म में आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देने वाले हैं, और जब वो कंपनीज़ फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं तो वो आपको रिकवर करवा जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे जैसे आप लोगों ने अब तक दुआओं में याद रखा है उसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आगे और अच्छी वीडियोज़ लाने का इरादा है और लाएंगे इंशाअल्लाह आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, एंड आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।